पार्टिकल है, उसका मास है 1 मिलीग्राम, चार्ज Q, lying between two stationary particles kept at 2 मीटर डिस्टेंस। ये दो पार्टिकल्स है, बीच में तीसरा पार्टिकल रखा है, दो पार्टिकल्स है, उस पे चार्ज Q, बीच में भी Q। दिस इज 2 मीटर। अभी क्या कर रहे हैं? If the free charge particle is displaced from the equilibrium position through a distance x, x is less than 1 मीटर, बीच वाला जो चार्ज है उस पे दोनों तरफ से रिपल्सिव फोर्स ही लग रहा होगा, तीनों सेम चार्ज है, तो एग्जैक्टली जब उसको बीच में रखेंगे तब कंडीशन क्या होगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। लेकिन अगर उसको हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा? अगर इसको हल्का सा कोई भी एक डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं बाय सम अमाउंट x, x की वैल्यू 1 मीटर से बहुत छोटी, तो तब क्या होगा? इन दैट पोजीशन, यहां पर चार्ज था, अभी नई पोजीशन उसकी ये है, तो यहां पर क्या होगा? ये इसको रिपेल कर रहा होगा और ये भी इस पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा। क्या ये दोनों फोर्स सेम होंगे? नहीं, इसमें जो फोर्स लगाया वो बड़ा होगा क्योंकि वो नजदीक है, और इसका फोर्स रिपल्सिव ही होगा लेकिन छोटा होगा। इससे क्या होगा? इस पे नेट फोर्स इस तरफ लगेगा, इससे इस बाजू आ गया, इस पे वापस उल्टी कहानी होगी, एंड द मोशन कंटिन्यूस। कौन सा वाला मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में चार्ज पे जो नेट फोर्स लगता है उसकी डायरेक्ट इक्वेशन है हमारे पास, याद है? दैट इक्वेशन इन्वॉल्व्स मास, डिस्टेंस बाय व्हिच इट इज डिस्प्लेस्ड एंड फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी इधर? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एम, आर और ओमेगा वाली एक फॉर्मूला है फोर्स की। फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। इधर आर की जगह क्या है अपने पास? एक्स से डिस्प्लेस किया हमने, और यही फोर्स कौन सा फोर्स होगा? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसकी वजह से भी लग रहा है तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर उसकी वजह से भी लगेगा। तो ये फोर्स इज इक्वल टू, नीचे लिख रहा हूं, के Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जब ये इसके नजदीक था, मान लो यहां पर था, तो डिस्टेंस कितना होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के Q स्क्वायर बाय, नीचे क्या आएगा? इस कंडीशन में इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ओमेगा की कुछ वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, यू आर सपोज टू फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इससे कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट करूं? अच्छा, सब लोग ध्यान दो, सबके मॉड्यूल में एक टिपिकल टाइप का सम है, वो डायरेक्टली सबको करा रहा हूं। उस टाइप के सम 2-3 है तो सबको बेनिफिशियल रहेगा। 1-2 बार किसी को कराया हुआ है मैंने, वापस करा रहा हूं। स्फीयर वाला, स्फीयर है और उसमें रो की वैल्यू दी हुई है, रो वेरिएबल है, उस पर क्या करते हैं? ठीक है, उस टाइप के सम्स कैसे सॉल्व करेंगे? कंसीडर एक सॉलिड स्फीयर है मेरे पास। अगर मुझे क्वेश्चन में दिया भी नहीं है कि ये स्फीयर सॉलिड है या हॉलो है, लेकिन मुझे बताया स्फीयर है और उस पे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी दी हुई है मुझे, मान लो रो आर। रो आर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि वो वेरिएबल दी हुई है, से रो नॉट इंटू आर, ऐसा कुछ है। रो नॉट इज अ कांस्टेंट, आर अलग अलग रेडियस पे अलग अलग रो की वैल्यू। अब मैं पता लगा सकता हूं कि ये स्फीयर सॉलिड होगा या हॉलो होगा। रो दिया हुआ है, रो आर, तो ये स्फीयर सॉलिड है या हॉलो है, क्या हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बता सकते हैं। कौन सा है, सॉलिड है हॉलो है? हॉलो होगा। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज कहां है? पूरे वॉल्यूम में, मास के अंदर। अगर हॉलो होगा तो चार्ज सरफेस पे ही रहेगा, अगर सॉलिड होगा तो अंदर जा पाएगा। सॉलिड होगा, अंदर कुछ मास होगा, तभी तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, वरना हॉलो पे क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो पहली बात तो हॉलो नहीं है, सॉलिड है। दूसरी बात,
कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग कैसे पता? कंडक्टिंग कौन सा, कैसे पता? क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक है। अगर कंडक्टिंग होता तो सारे चार्ज रिपेल होके सरफेस पे पहुंच जाते, तो हम रो नहीं मेजर करते होते, तो हम क्या मेजर कर रहे होते? सिग्मा मेजर कर रहे होते। रो मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड भी है। ठीक है, रो की और चार्ज की क्या फॉर्मूला थी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की? Q बाई V। लेकिन ये तो तब जब रो कांस्टेंट होता, अभी रो कांस्टेंट नहीं है। मुझे पूरे पे कितना चार्ज, अगर इसकी वैल्यू चाहिए, लगभग हर एक सम में ये स्टेप किया है कि पूरे स्फीयर पे कितना चार्ज है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्टली Q इज इक्वल टू V इंटू रो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रो की एक वैल्यू नहीं है, बहुत सारी वैल्यू है, अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग वैल्यू है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं एक होलो स्फीयर कंसिडर कर रहा हूं, एक ऐसा होलो स्फीयर जो कि स्मॉल r डिस्टेंस पे है, जिसका रेडियस है स्मॉल r और कॉन्सेंट्रिक है इस वाले से, और होलो है तो उसके पास कुछ थिकनेस होगी, उसका इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर। सॉलिड में ऐसा कुछ नहीं होगा, होलो में होता है। तो मान लो इसकी थिकनेस कितनी ले ली, अगर r लिया है इधर तो इसको जनरली लेंगे dr। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये लिखने का। तो इस वाले होलो स्फीयर की रो की वैल्यू क्या निकाल सकता हूं मैं? रो कोई भी एक सेक्शन पे दिया हुआ मुझे, रो एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू रो इनटू r। तो इस सेक्शन r पे रो कितना होगा? रो r। इस सेक्शन पे चार्ज कितना होगा? से dq। और इस सेक्शन का वॉल्यूम कितना? dv। dv मतलब इस सेक्शन का वॉल्यूम कैसे निकालते हो? एक होलो स्फीयर है, उसकी थिकनेस है हमारे पास, उसका वॉल्यूम निकालना है। एरिया इनटू थिकनेस हो सकता है वॉल्यूम। तो इस स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा? फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर, ये उसका एरिया हुआ, और उसका थिकनेस इज dr। डी को क्या लिखा हमने? a इंटू dr लिखा। ठीक है, फिर क्या कर सकते हो? dq इज इक्वल टू रो r इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। अगर इसको इंटीग्रेट करते हो, इस इंटीग्रेशन में लिमिट्स कौन से वेरिएबल की लोगे? r की लोगे, इधर dr है इसलिए। r की रेंज क्या है? मुझे पूरे सॉलिड स्फीयर पे चार्ज चाहिए था ओरिजिनली, तो ये r की रेंज क्या होगा? कहां से कहां तक? 0 से लेके कैपिटल R तक। इसको सॉल्व करोगे तो तुमको Q एनक्लोज मिल जाएगा पूरे सॉलिड स्फीयर पे। ये कॉन्सेप्ट बार बार यूज हुआ है। अगर जहां पर भी रो R दिया होगा वहां पर ये सब होगा। फिर एक क्वेश्चन ऐसा है, ये दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलरली दो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स रखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डाइपोल मोमेंट होगी उसका सिंबल क्या लेते हैं हम? P। उसकी डायरेक्शन बता सकते हो साइन के ऊपर से? एक इस तरफ और एक इस तरफ, और ऐसा बोल दिया है क्वेश्चन में कि दोनों डाइपोल्स के सेंटर्स ओरिजिन पे है इधर। और एक पॉइंट C है, पॉइंट C पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ढूंढनी है। नॉट एक्जेक्टली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, C पे मुझे P1 बाई P2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये वाला डाइपोल जो होगा इसको नाम दिया है A, और ये वर्टिकल वाले को नाम दिया है B। ठीक है, पॉइंट C पे A वाले डाइपोल की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी वजह से एक्सियल P की डायरेक्शन में ही होगी, एक्सियल वाला केस। और इसकी वजह से इक्वेटर वाला केस आएगा। कौन सी होगी? दिस इज E बिकॉज ऑफ डाइपोल A। E भी नीचे आएगा कि ऊपर आएगा? फॉर्मूला क्या थी? KP बाय R क्यूब, लेकिन माइनस भी था, मतलब कि E और P इसकी वजह से लगने वाला E इक्वेटर पे और P और अपोजिट डायरेक्शंस में।
ठीक है। सो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। और ये बड़ा होगा या ईबी बड़ा होगा, दो में से बड़ा कौन, 2 kp बाय आर क्यूब है, इसलिए दुगना है वो, ठीक है। और ये एंगल दिया है 37 डिग्री पे बन रहा है, तो tan 37 इज इक्वल टू ईबी बाई ई बोल सकते हैं क्या। ईबी मतलब कि के पी बाई, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सिर्फ, के पी बाई आर क्यूब, जो भी होगा दोनों के लिए सेम होगा कि नहीं, आर क्यूब डिस्टेंस, दोनों डाइपोल से पॉइंट सी का डिस्टेंस सेम होगा कि नहीं, सेम होगा। सेंटर से देखेंगे, आर हमारे डेरिवेशंस में आर क्या था, आर हम सेंटर से मेजर करते थे, डाइपोल पर देख लेना, ठीक है। तो सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों के लिए ही सेम होगा, केपी बाई आर क्यूब इंटू इधर 2 kp बाई आर क्यूब। तो ये 2 वाला है या 1 वाला है, तो आंसर क्या मिलेगा इसमें, P2 बाई 2P1 ये मिलेगा। और 1037 3/4 होता है, 37 के सामने 3, इधर 4, ये 5 आएगा, दिस 4, 53, इसे 1037 मिलेगा, हाँ 3/4। तो P2 बाई P1 क्या मिलेगा, 6/4। P1 बाई P2 पूछा है तो 4/6, 2/3, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इफ दिस इज द केस, कैपेसिटर है, इधर K की वैल्यू है 3, ठीक है। ये डिस्टेंस दिया है 2 मीटर, और बिफोर डाई इलेक्ट्रिक जो C0 था उसकी वैल्यू है 4 माइक्रोफैरेड। तो अब डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद इसकी लेंथ है 1 मीटर, तो नया कैपेसिटेंस कितना होगा, C की वैल्यू कितनी होगी। इनिशियल कैपेसिटेंस वाज 4 माइक्रोफैरेड जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था बीच में, डिस्टेंस यही था 2 मीटर। अब डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद फाइनल कैपेसिटेंस क्या होगा, इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे, मुझे फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला 2 रूट्स है मेरे पास, KC हो जाएगा, हाँ KC इस वाले कैपेसिटर का होगा और ये इसका अलग कैपेसिटेंस होगा, 2 अलग अलग कैपेसिटर बनेंगे, वो दोनों सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे, तो दोनों को प्लस करते हैं, हाँ 1/C1 प्लस 1/C2। तो C इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 दी हुई है, C2 क्या होगा, K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D बाई 2 हो जाएगा। ये क्या था, एप्सिलॉन नॉट A बाई D था। सेकंड कैपेसिटर की वैल्यू क्या आएगी, K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई दिस मच, 4 जो था उसमें D था, तो दिस इज वन वे, इन दोनों को सीरीज में लाओ। अनदर वे, डायरेक्ट फॉर्मूला, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई वो डिस्टेंस जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, मतलब कि ये, ठीक है। 1, मैं 1 नहीं लिख रहा हूं, D माइनस T लिख रहा हूं। बेसिक फॉर्मूला क्या है, ये पूरा D है, आपने T थिकनेस वाला डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, तो फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई ये जहां पर कुछ नहीं है, तो वो आ गया D माइनस T, प्लस जो भी थिकनेस है डाई इलेक्ट्रिक की, वो थिकनेस डिवाइड बाई K। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K। इससे भी सेम ही आंसर मिलेगा, ठीक है। आंसर घर पे, सॉल्यूशन घर पे। एक कैपेसिटर है,
बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में वो एक चार्ज रखा है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो है 10 न्यूटन। इफ वन ऑफ द प्लेट इज रिमूव्ड देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी। देखो एक कैपेसिटर की सिस्टम दी है, दो प्लेट्स के बीच में कोई एक पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे वो नहीं पता, उस चार्ज पे कुछ फोर्स लग रहा है। तो अगर दो प्लेट हटाकर एक प्लेट रखेंगे तो चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, इसकी वैल्यू हमको ढूंढनी है। पहली बात तो फोर्स और चार्ज वाली दो फॉर्मूला थी हमारे पास रिलेटिंग फोर्स एंड चार्ज। एक तो कूलम्स फोर्स वाले F = kq²/r², इधर वो नहीं लगा सकते, Q2 तो है नहीं कुछ, अपना चार्ज एक ही है, एक ही चार्ज हो तो उसकी क्या फॉर्मूला थी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली थी, क्या थी, F = q × E, F = q × E। जब ये था तब फोर्स इनिशियली कितना था, 10 न्यूटन, चार्ज की कुछ वैल्यू थी, चार्ज की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, E। अब जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तब सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म फील्ड होगा, उसकी फॉर्मूला है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। लिखवाया हुआ है, डेरिवेशन है क्लास बुक में आपकी। पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर की वजह से, एक प्लेट की वजह से सेंटर में σ/2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों की वजह से σ/एप्सिलॉन नॉट। तब जब ये कंडीशन थी तब 10 न्यूटन लग रहा है। अब जब एक प्लेट लगाओगे तो इधर फॉर्मूला क्या आ जाएगी, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तब जो नया फोर्स लगेगा वो कितना है ये फाइंड करना है, तो इससे हो जाएगा, ठीक है, 5 न्यूटन आ जाएगा, आधा हो जाएगा। यस उसके बाद वाला इंटरेस्टिंग है, देखो देखो क्वेश्चन सुनो, V1/V2 क्या, V2 = 100 and you can say V1 = 0.5 V2 plus V2 = 100। इसका सॉल्व करो, V1 और V2 की कुछ वैल्यूज मिलेगी। 1.5 V2 मतलब कि 3/2 V2 = 100, तो V2 क्या होगा, 200/3 66.66। इससे V2 क्या मिलेगा, 66.66, और V1 क्या मिलेगा, 33.33। इसका मतलब क्या है, यहां पर 100 वोल्ट था, यहां पर अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, 33 वोल्ट। मतलब कि अब फॉइल पे कितना होगा, 100 में से 33 ही 66.67, और V2 कितना है, 66.66। यहां पर ड्रॉप कितना हुआ, 66.67, और बन के क्या हो गया, 0। 66 - 66 हो गया तो 0 बन गया। 100 था, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर 1 इज 33, तो 100 में से 33 माइनस करके मिले 66.67, उसमें से V2 की वैल्यू माइनस करो तो फाइनल इज 0। तुमको पूछा था पोटेंशियल अक्रॉस द फॉइल, क्या बोलोगे, 66.67 वोल्ट।
याद है? सारे 8 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस हैं सबके। फाइनल आंसर क्या आएगा? 8 माइक्रोफैराड ही आएगा। नहीं, ऐसे रटे हुए आंसर मत बोलो। सॉल्यूशन देखो, यहां पर अगर वोल्टेज एट पॉइंट ए VA है अगर, तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा? VA ही होगा। यहां पर VB है, ठीक है, यहां पर VA, यहां पर कितना होगा? VA ही होगा। यहां पर कुछ पोटेंशियल कम हो गया, मान लो VX है यहां पर, तो यहां पर कितना होगा? VX ही होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस कैपेसिटर क्या हो गया? VA माइनस VX। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस कैपेसिटर सेम VA माइनस VX। यहां पर क्या होगा पोटेंशियल? ये तीनों पैरेलल में हो गए, फिर 8 8 8 मतलब कि 24 माइक्रोफैराड इन तीनों का मिला, ठीक है। फिर इधर क्या होगा? करंट जाएगा इधर से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, फिर क्या होगा? इधर आके क्या होगा? करंट के पास दो रास्ते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2। करंट यहां से फ्लो हो जाएगा पूरा पूरा, क्यों? रेजिस्टेंस 0 है उधर, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से नथिंग हैपेंस, इनका कोई एफर्ट नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये इस सब के साथ सीरीज में है, तो 24 इंटू 8 डिवाइड बाई 24 प्लस 8 जो भी आएगा वो फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, 24 इंटू 8 डिवाइड बाई 32, 6 माइक्रो फैरेड, ठीक है। लास्ट देखो, अगर ऐसा कुछ है, ये भी देखा है, अगर ये गैप है A, ये गैप है B, ये गैप है C, और ये तीनों मेटल प्लेट्स हैं, दोनों के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज है, इस प्लेट में भी कुछ वोल्टेज है, इसमें भी वोल्टेज है, तो क्या ये तीन कैपेसिटर्स ही हुए? ये कैपेसिटर का कनेक्शन सीरीज में है या पैरेलल में? क्या होगा? तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है कि अलग अलग है? तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, ये पूरी प्लेट एक ही पोटेंशियल पे है, ये पूरी प्लेट एक ही पोटेंशियल पे है, तो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस जो होगा वही इसके अक्रॉस होगा, वही इसके अक्रॉस होगा, तो तीनों पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बोलोगे? एप्सिलॉन नॉट इनटू इसका जो भी एरिया होगा A डिवाइड बाई A, उसमें डिवाइड बाई B, उसमें डिवाइड बाई C, ठीक है।